तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किन्नर ने ब्रेक थ्रू करने के बाद उसके मास्टर अपीयर होते हैं और मास्टर उससे बताते हैं कि उसने तो कमाल कर दिया है, उसने इतनी कम उम्र में सफलता प्राप्त कर ली है। मास्टर कहते हैं अब समय आ गया है कि तुम्हें एट्रीब्यूट एनर्जी के बारे में समझाना चाहिए जो हेवन और अर्थ की पावर है। ये कहते ही मास्टर किन्नर की सर पर हाथ रखते हैं और किन्नर को एनर्जी प्रवाह महसूस होने लगता है। वो एकदम हैरान रह जाता है और मास्टर उससे पूछते हैं, बच्चे सच सच बताओ, तुमने कितने रंगों की एट्रीब्यूट एनर्जी को देखा है? और जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं 4 रंगों के एट्रीब्यूट एनर्जी को देखा था और मैं सच में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली था, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने कम से कम 2 या 3 रंगों की तो देखी ही होंगी। किरण मुस्कुराता है और कहता है, मास्टर मैंने सिर्फ 5 रंगों का ही देखा है। यह सुनकर मास्टर चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या तुमने 5 रंगों की एनर्जी देखी है? फिर से बोलो तो। फिर किन्नन बोलता है, मास्टर आपने गलत नहीं सुना है, ये सच में 5 एलिमेंट की पावर थी। उसके बाद मास्टर किन्नन को बोलते हैं, यंग मैन तुम्हारा भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा इतना प्रभावशाली व्यक्ति नहीं देखा है जिसने 5 रंगों की एट्रीब्यूट एनर्जी को देखा हो। इसलिए अब तुम्हें अपनी कल्टीवेशन में बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। किन्नर मास्टर का धन्यवाद करता है। मास्टर आगे कहते हैं, अब मैं तुम्हें एट्रीब्यूट एनर्जी का उपयोग करना सिखाऊंगा कि हेवन और अर्थ की एट्रीब्यूट एनर्जी का उपयोग कैसे किया जाता है। फिर से हम कुछ घंटों के बाद का सीन देखते हैं कि किन्नन बैठकर एट्रीब्यूट एनर्जी को इस्तेमाल करना सीख रहा होता है और कुछ ही समय में वो सफलतापूर्वक उपयोग करना सीख जाता है और वो खुशी से कहता है, आखिरकार मैंने एट्रीब्यूट एनर्जी का उपयोग करना सीख लिया है। तभी हम देखते हैं कि एक बिस्ट अचानक से किन्नन की ओर आता है। उसे देखकर किन्नन थोड़ा सा परेशान हो जाता है और सोचता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये बिस्ट तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। क्या ये बिस्ट भी मेरी बिस्ट पील से आकर्षित हुआ है? मुझे नहीं लगता है कि इतना शक्तिशाली बिस्ट मेरी बिस्ट पील की नियंत्रण में आ सकता है। किन्नन यह सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो बिस्ट किन्नन पर हमला करना शुरू कर देता है। किन्नन अपनी स्पीड का उपयोग करके हमले से बचता है और अपने मन में सोचता है, ये बिस्ट मुझे यहाँ से भागने नहीं देगा, तो मुझे इस बिस्ट से लड़ना ही होगा। यह सोचकर किन्नन असुर स्वॉर्ड टेक्निक से पास के एक पेड़ को काट देता है और वो पेड़ सीधे बिस्ट के ऊपर गिर जाता है, जिससे बिस्ट दब जाता है। तभी वही तीनों लोग वहाँ आ जाता है जिनसे बिस्ट पहले लड़ रहा था। उनमें से एक कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शिकार को छीनने की? किन्नन उन्हें मना करते हुए कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये बिस्ट तो यहाँ पर खुद ही आया था। यह सुनकर वो लड़की किन्नन पर हमला करते हुए कहती है, झूठ बोलने की कोशिश मत करो, हमने अपनी आंखों से देखा है। किन्नन उस लड़की का हमला आसानी से रोक लेता है और वो उससे कहता है, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ और तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, लगता है कि अब मुझे भी तुम्हें मारना होगा। ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर उस लड़की को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। वो लड़की पीछे जाने के साथ ही बांसुरी बजाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर किन्नन अजीब सा चेहरा बना लेता है और कहता है, मैं यहाँ लड़ने के लिए बोल रहा हूँ और तुम बांसुरी बजा रही हो। किन्नन के इतना कहते ही एकदम से चौंक जाता है क्योंकि वो लड़की उसके सामने से गायब हो चुकी थी और किन्नन चौंकते हुए कहता है, आखिर ये क्या हुआ? वो लड़की किन्नन के पीछे आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ? क्या मैं ज्यादा तेज हूँ? किन्नन अपने पीछे हमला करता है, लेकिन वो लड़की वहां से फिर से गायब हो जाती है। यह देखकर किन्नन इधर उधर देखने लगता है। तभी वो लड़की दोबारा से किन्नन के पीछे आ चुकी होती है। इस बार उसके हाथ में एक डैगर होता है जिससे किन्नन पर हमला कर देती है, जिससे किन्नन थोड़ा घायल हो जाता है। फिर किन्नन पीछे मुड़ते हुए उस लड़की से बोलता है, तुम्हारा रियल वेपन डैगर है? फिर वो लड़की डैगर को चाटते हुए कहती है, जेड फ्रूट तो सिर्फ मेरी स्पीड को इंक्रीज करता है और जो मेरी डैगर है वो सिर्फ लाइफ लेती है। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना? उस लड़की की बातों को सुनने के बाद किन्नन कहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था। तभी वो लड़की सीरियस होते हुए बोलती है, अब मैं टायर्ड हो गई हूँ तुम्हारे साथ खेलते खेलते, अब मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ। इतना बोलकर वो लड़की अपनी डैगर से किन्नन पर हमला कर देती है। तभी हमारा ध्यान उस लड़की के दोनों साथियों पर आ जाता है जो उसी टाइगर से लड़ रहे होते हैं और अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ मिलकर उस टाइगर पे हमला कर देते हैं। एक बंदा बोलता है, ये बिस्ट गुस्सा होने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तभी दूसरा वाला बंदा हमला करते हुए बोलता है, सबसे पहले इस बिस्ट को ट्रैप करने का रास्ता खोजना होगा। दूसरा वाला बंदा बोलते हुए वो भी हमला कर देता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ वो दोनों बंदे एक साथ मिलकर वो बिस्ट को कैद कर दिए होते हैं। भाला वाला बंदा बोलता है, चलो फाइनली हो गया। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है, वो बंदा तो अब तक मारा जा चुका होगा। फिर भाला वाला बंदा बोलता है, जेवलिन सिस्टर जो है वो सारे डिसाइपल्स के बीच में सबसे ज्यादा डेडली पर्सन है। तभी अचानक से उसे एक धमाका देखने के लिए मिलता है जिसे वो चौंक जाते हैं। उसी के साथ दूसरा वाला बंदा चौंकते हुए बोलता है, क्या ये धमाका जेवलिन सिस्टर की तरफ से आ रहा है और आखिर उधर हो क्या रहा है? और वो दोनों जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो लड़की को देखते हैं जो कि किन्नन के हमले से पीछे जाकर गिरती है। वो दोनों किन्नन को देखते हैं जो उस लड़की को देखते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी बांसुरी काफी अच्छी है, लेकिन ये मुझे हराने के लिए काफी नहीं होगी। किन्नन के इतना कहते ही हम उस लड़की को देखते हैं जो काफी घायल हो चुकी होती है और अब वो किन्नन से कहती है, तुमने जो अभी हमला किया
किया था वो कौन सा हमला था। किनन बताता है वो हमला मैंने तो वो अभी अभी सीखा है। किनन के इतना कहते ही हम देखते हैं कि उनके दोनों साथी सिस्टर सिस्टर चिल्लाते हुए वहां आ जाते हैं और उससे कहते हैं बहन तुम ठीक तो हो ना। वो लड़की दोनों लड़कों से कहती है ये आदमी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है तो इसीलिए इससे लड़ने आसान नहीं होगा और इसने मेरी डैगर ऑलरेडी छीन लिया है। यह सुनकर उनमें से एक लड़का किनन पर हमला करते हुए कहता है तुमने मेरी बहन को घायल किया है, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे। उसकी बातें सुनने के बाद किनन कहता है क्योंकि तुम अकारण मुझ पर हमला कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपना न्यू स्किल दिखाता हूँ। किनन की इतना कहते ही हम देखते हैं कि दोनों का अटैक आपस में टकराते हैं और वो भाला वाला बंदा गुस्से में मन ही मन बोलता है चलो मैं तुम्हें अपनी फायर पावर दिखाता हूँ। और इतना सोचने के बाद बोलता है चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारी सोल स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरी फायर पावर। इतना कहकर अब वो लड़का किनन पर हमला करने लगता है। यह देखकर किनन मुस्कुराता है और कहता है क्या तुम वाटर कंट्रोल के बारे में जानते हो। यह सुनकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अब हम किनन को देखते हैं जो चाकू से हमला तैयार करने लगता है और उस हमले को बनाने के बाद वो सीधे उस लड़की की तरफ चला देता है। हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है और सीधे उस लड़की के भाले से जा टकराता है। हम देखते हैं कि किनन का हमला इतना शक्तिशाली होने के कारण वो लड़का किनन के हमले से ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता और वो घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। यह देखकर उसके तीसरा साथी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए किनन से कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी उसका दूसरा वाला साथी रोकते हुए कहता है भाई तुम इसे नहीं हरा पाओगे तो इसीलिए इससे मत लड़ो। यह सब सुनकर तीसरा वाला बंदा गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या हम इसे टाइगर को ऐसे ही ले जाने देंगे, क्योंकि अगर हम इसे नहीं हरा पाए तो उसके बाद हम कभी भी फर्स्ट पोजीशन को नहीं पा पाएंगे। यह सुनकर दूसरा लड़का तीसरे वाले से कहता है अगर हमने यहाँ पर इससे लड़ाई की तो हम तीनों यहाँ पर मारे जाएंगे और ये कंपटीशन हम लोगों की जान से ज्यादा नहीं है तो इसीलिए इसे छोड़ देना चाहिए। उन लोगों की इतना कहते हैं अब किनन उन्हें देखता है और वो देखता है कि उनमें से एक लड़के ने अभी भी अपने पीछे एक स्वord जैसी चीज छुपाई होती है। यह देखकर किनन उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो। वो लड़का हंसते हुए कहता है मास्टर मैं तो यहाँ पर मजाक कर रहा था, ये मेरी फैमिली की स्वॉर्ड है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, मुझे पता है कि ये आपको काफी ज्यादा काम आएगी। किनन कहता है तुम्हारी ईमानदारी मुझे काफी पसंद आई तो इसीलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर अब वो लोग किनन को धन्यवाद बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद अब किनन टाइगर बिस्ट के पास में आ जाता है जो कि एक जाल से बंधा हुआ होता है। किनन उसे देखते हुए कहता है मुझे नहीं लगता है कि ये जाल इस बिस्ट को ज्यादा देर तक बांध कर रख पाएगा। किनन के इतना कहते ही हम देखते हैं कि वो बिस्ट जाल तोड़कर बाहर आ जाता है। यह देखकर अब किनन भी थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए कहता है मैंने भी आखिरकार ब्रेक थ्रू कर लिया है तो अब तुम्हारे साथ में लड़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा और इससे मैं अपने स्ट्रेंथ भी चेक कर पाऊंगा। और किनन की इतना कहते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जो काफी ज्यादा उथल पुथल हुआ होता है और अब हम देखते हैं कि उसने उस बिस्ट को मार दिया होता है। उस बिस्ट की तरफ देखते हुए जो किनन होता है वो कहता है सच में ये बिस्ट काफी ज्यादा शक्तिशाली था और क्योंकि मैंने अब इस बिस्ट को मार दिया है तो अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर पहले ही रैंक को पा पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी के पास में भी इतना अंक होने वाला है, क्योंकि मैंने तो इस बिस्ट को मारा है और इससे अलग भी मैंने 100 से भी ज्यादा बिस्ट को मारे हैं। किनन के इतना कहते ही हम वहाँ पर उन्हीं तीनों लोगों को देखते हैं जिनको किनन को मारने के लिए भेजा गया था। और अब उनमें से जो लड़का होता है वो कहता है आखिरकार हमें किनन यहाँ पर मिल ही गया, हमारे पास यही मौका है इसे यहाँ पर खत्म करने का, तो जल्दी से पॉइजन एरो का उपयोग करके किनन को यहीं पर ही खत्म कर दो। ये कहते ही हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़का बांसुरी जैसा कुछ चीज लेकर उसमें से फूंक मारता है, जिसमें से हम देखते हैं कि एक तीर निकलकर सीधे किनन को जा लगता है। और अब जो किनन होता है वो तीर के लग जाने के कारण बेहोश होने लगता है क्योंकि उस तीर के अंदर जहर लगा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो किनन होता है वो वहीं पर जमीन पर गिर कर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वो लड़की जियाओ दूसरे वाले से कहती है हमें जाकर किनन की मदद करनी चाहिए क्योंकि उसे पॉइजन एरो लगा दिया गया है, तो अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। यह सुनकर वो लड़का जो जज होता है उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ पर सारी चीजों के बारे में नहीं जानते, पहले मुझे तुम्हें यहाँ पर अच्छे से समझाना होगा। हम यहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए नहीं आए हैं, ये यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालकर इस प्रतियोगिता को पूरा कर रहा है और अगर ये यहाँ पर खुद की हिफाजत भी नहीं कर सकता है तो ये भविष्य में कैसे शक्तिशाली बन पाएगा। यह सुनकर वो लड़की भी कुछ भी नहीं कर पाती और वो ठीक है बोल देती है और अपने मन ही मन बोलती है कि सॉरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद अब हम किनन को देखते हैं जो अब बेहोश होने लगता है, जहर के लगने के कारण उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसको हान ने किनन को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था और अब वो वहाँ पर आने के बाद उसकी पेट जो होती है वो किनन को पैट करते हुए उठाती है, जिससे किनन भी अच्छे से होश में आ जाता है। जिसे देखकर वो लड़की मुस्कुराते हुए किनन से कहती है आखिर तुम होश में आ गए। यह सुनकर अब जो किनन होता है उस लड़की को
धन्यवाद करते हुए उससे कहता है, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो लड़की कहती है, किनन अभी तुम्हारा बॉडी के अंदर जहर है, पहले इस जहर को निकालना होगा, नहीं तो बहुत ही समस्या हो जाएगी, तो इसीलिए तुम एक जगह पर जाकर बैठ जाओ। यह सुनकर अब जो किनन होता है वो उस लड़की से पूछता है, क्या तुम इस जहर के बारे में जानती हो सकता है कि अगर मुझे इस जहर के बारे में पता लग जाए तो मैं इसके एंटीडोट बना लूंगा। वो लड़की किनन से कहते हैं, ये जहर ना तो ज्यादा मजबूत है और ना ही ज्यादा कमजोर, लेकिन ये यहाँ पर तुम्हारी जान ले सकता है और तुम इसका एंटीडोट भी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर अपनी पावर का उपयोग करने की कोशिश की तो तुम यहीं पर ही मारे जाओगे। किनन भी उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है और जो वो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है, मैंने हान से वादा किया था कि मैं इसे यहाँ पर सुरक्षित रखूंगी, तो मैं इसे ऐसे मरने नहीं दे सकती। और इतना सोचकर हम देखते हैं कि वो लड़की किनन के सामने वहां पर आकर बैठ जाती है और वो वहां पर अपनी किसी टेक्निक का उपयोग करते हुए अब किनन की जहर को फैलने से रोकने लगती है, जिसे देखकर अब जो किनन होता है वो उस लड़की से कहता है, मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब पर्सन हूँ, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं आपका इलाज का पैसा दे पाऊंगा। वो लड़की किनन का हाथ पकड़ कर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, क्या तुम्हें मैं कोई लुटेरी लग रही हूँ जो कि मैं तुमसे इस चीज के यहाँ पर पैसे लूंगी। किनन थोड़ा घबरा कर उससे कहता है, मुझे लगा कि तुम मुझे यहाँ पर लूटने के लिए आई हो। और किनन की इस बात से हम देखते हैं कि उस लड़की को गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आ रहा होता है, लेकिन वो अपनी गुस्से को पी जाती है और वो किनन को कुछ भी नहीं बोलती है और वो किनन के मुंह पर एक सील भी लगाते हुए उसे कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा फालतू की बकवास करते हो, इसीलिए तुम यहाँ पर चुपचाप बैठो। और इतना बोलकर अब जो लड़की होती है वो किनन के हाथों के अंदर से उस जहर को मुंह से कसकर बाहर निकालने लगती है, जिसे देखकर अब जो किनन होता है वो भी उस लड़की के चेहरे को देखने लगता है कि वो उसके लिए ऐसा कर रही है। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो लड़की किनन से कहती है, मैंने काफी सारा जहर तुम्हारी बॉडी से निकाल दिया है और अब मुझे लगता है कि तुम थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि वो लड़की जमीन पे गिर कर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने जहर को अपने मुंह से ही चूस के निकाला था और उस जहर को मुंह से निकालने के कारण उसकी बॉडी में भी चला जाता है। जिसे देखकर अब जो किनन होता है वो जल्दी में अपने ऊपर की सील को तोड़ते हुए उससे कहता है, मिस जाओ, एक मिनट, आपको क्या हुआ। और किनन की इतना कहते ही वहां पर किसी की आवाज आती है जो किनन से कहती है, बच्चे, उसे जगाने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, हमें जाकर एंटीडोट को ढूंढना होगा, नहीं तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगी। और अभी इस आवाज को सुनकर जो किनन होता है वो आसपास में देखते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर कौन है। यह सुनकर हम देखते हैं कि वो बिल्ली अपना पाँव को ऊपर उठाते हुए कहती है, यहाँ पर मैं हूँ। लेकिन जो किनन होता है वो उस गेट पर ध्यान नहीं देता, वो इधर उधर देखते हुए कहता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है, फिर आवाज किसकी है। वो बिल्ली गुस्से में किनन को लात मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर नजरअंदाज करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, यहाँ पर मैं तुमसे दी जो की बात कर रही थी। और इतना बोलकर वो बिल्ली किनन के सर पर आकर बैठ जाती है और उसके सर के ऊपर बैठकर उसे कहती है, चलो अब चलकर एंटीडोट को ढूंढते हैं, और मुझे लगता है कि वो एंटीडोट उन्हीं लोगों के पास होगा जिन्होंने तुम्हें जहर दिया था। यह सुनकर अब किनन जो होता है कहता है, क्या तुमने उन लोगों को देखा है जिसने कि मुझे जहर दिया था। यह सुनकर वो बिल्ली बोल देती है, जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो किनन होता है वो उन्हीं लोगों के सामने आ जाता है और अब जो किनन होता है उसे जिंदा देखकर वो लोग चौंकते हुए कहते हैं, क्या तुम अभी तक भी नहीं मरे, तुम अभी जिंदा कैसे हो। फिर किनन कहता है, अगर तुम लोग यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मुझे एंटीडोट दे दो। वो लड़का हंसते हुए किनन से कहता है, अच्छा तो तुम्हें एंटीडोट चाहिए, मैं तो सोच रहा था कि तुम बस जहर से मर जाओगे, लेकिन लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर तुम्हें अपने हाथों से ही मारना होगा। यह सब सुनकर अब जो दूसरा वाला लड़का होता है वो भी किनन की तरफ देखते हुए कहता है, इसकी अभी हालत सही नहीं है, क्योंकि इसका जो जहर है वो ठीक से नहीं निकल पाया है, तो हम तीनों यहाँ पर इसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। और उसकी इतना कहते ही अब एक लड़का किनन के ऊपर पीछे से हमला करते हुए कहता है, हमारा पुराना हिसाब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं उस पुराने हिसाब को तुम्हें मारकर कंप्लीट करूंगा। लेकिन उसका हमला करने से पहले जो किनन होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उस लड़के के हमले से बच जाता है, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पाता, क्योंकि अभी भी वो जहर का इफेक्ट होता है और स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करने से उसको थोड़ा पेन भी होता है, जिसे देखकर वो एनिमी पागल की तरह हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, किनन अभी भी तुम अच्छे से रिकवर नहीं हुए हो, तो अभी ये मेरा टर्न है तुमको अब्यूज करने का। तभी वो बिल्ली किनन से कहती है, बच्चे अभी तुम्हारी हालत सही नहीं है, तो इसीलिए इन लोगों से मुझे निपटने दो। किनन मुस्कुराते हुए उस बिल्ली की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि जो तुम्हारी टेक्निक है वही पकड़ सकती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इनको भी पकड़ पाओगी। मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटेंगे। यह सुनकर वो बिल्ली गुस्से में फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और वो गुस्से में बोलती है, तुमने यहाँ पर मुझे सफलतापूर्वक गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरे में और बिल्ली में
कितना फर्क होता है। तभी वो मोटा वाला लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए कहता है कि ना तुम सच में बहुत ही मजेदार पर्सन हो, तुमने यहाँ पर फाइट करने के लिए एक बिल्ली को भेजा है। तभी हम देखते हैं कि ये सुनकर वो बिल्ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने लगती है। अब हम देखते हैं कि वो बिल्ली बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बिस्ट में बदल चुकी होती है, जिसे देखकर तो उन लोगों की हालत ही खराब हो जाती है। वे घबराते हुए कहते हैं ये तो बहुत ही शक्तिशाली मॉन्स्टर है। जिसके बाद वो मोटा वाला लड़का उस बिल्ली को देखते हुए बोलता है तुम इतनी बड़ी कैसे हो सकती हो और किनन तुम्हारे पास इतना शक्तिशाली बिस्ट यहाँ पर कैसे आ गया है। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो बिल्ली अपनी शक्ति का उपयोग करके उस लड़के को स्वेले कर जाती है। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बिल्ली ने दोनों लड़कों को खा लिया होता है और अब जो तीसरा लड़का होता है वो एंटीडोट देते हुए कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं एंटीडोट देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर अब जो किनन होता है वो भी उस लड़के से एंटीडोट को ले लेता है और एंटीडोट को लेने के बाद जो किनन होता है वो उससे कहता है देखो अगर तुम यहाँ पर अपनी जान को बचाना चाहते हो तो तुम्हें कैट से माफी मांगनी होगी। यह सब सुनकर जो लड़का होता है वो उस कैट के सामने माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। और इतना बोलकर अब जो लड़का होता है वो जाने लगता है और जो किनन होता है वो एंटीडोट को देने के बाद वहां से जाने लगता है और जो किनन होता है वो उस कैट से कहता है चलो हम वापस चलते हैं क्योंकि हमें जाकर उस लड़की को एंटीडोट भी देना होगा। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि वो लड़की होश में आ जाती है और वो होश में आते हुए कहती है क्या मैं जिंदा हूँ। यह सब सुनकर किनन जो होता है वो उस लड़की से कहता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें एंटीडोट दे दिया है तो इसीलिए अब जो तुम्हारा जहर है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यह सब सुनकर वो लड़की वहां से हंसते हुए कहती है जो भी है अब जो कंपटीशन है वो जल्दी खत्म हो रहा है तो इसीलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। और अब उस लड़की की इतना कहते हैं हम जज को देखते हैं जो सब लोगों से कहता है जो बिस्ट ट्रायल है वो खत्म हो चुका है तो इसीलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी फायर सेक्टर में वापस लौट जाओ, जो वापस नहीं लौटेगा उसे जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उस जज की इतना कहते हैं किनन उस लड़की से कहता है आपने यहाँ पर मेरी जितनी भी मदद की है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं होती तो मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ पर आज जिंदा बच पाता और मैं अब यहाँ से चलता हूँ। इतना बोलकर किनन वहाँ से चला जाता है। तभी उस लड़की की बिस्ट कैट उसी लड़की से कहती है तुम इस लड़के के बारे में क्या सोचती हो। फिर मिंग कहती है मैं इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं सोचती। तभी बिस्ट कैट कहती है मैं भी नहीं सोचती लेकिन मैंने इसके टैलेंट को फील किया है और मैं श्योर हूँ कि ये एक यूनिक लड़का है और ये टॉप रैंकिंग में भी आ सकता है। यह सब सुनकर जो मिंग होती है वो भी अजीब सा चेहरा बना लेती है और वो अजीब सा चेहरा बनाते हुए बिस्ट कैट से बोलती है अच्छा तो तुम कहना चाहती हो कि ये पूरे कंपटीशन के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट है। वो छोटी बिल्ली मिंग से बोलती है हाँ क्योंकि ये 5 एलिमेंट की पावर को यूज कर सकता है तो इसीलिए ये 5 एलिमेंट की जो पावर है उसे कल्टीवेट भी कर पाएगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये टैलेंटेड नहीं है। जैसे कि जो मिंग होती है वो बहुत ही चौंक जाती है और चौंकते हुए अपनी कैट को फेंक देती है और कहती है क्या इसके पास में 5 एलिमेंट की पावर है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। किनन के पास में 5 एलिमेंट की पावर है मतलब कि वो 5 एलिमेंट जो होती है उसे एब्जॉर्ब कर सकता है और जो 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन है उसे किनन भविष्य में जाकर इकट्ठा करेगा और किनन 5 एलिमेंट की कुछ ब्लड लाइन को अपनी बॉडी में इसलिए एब्जॉर्ब कर पाया था क्योंकि उसके पास में पहले से ही 5 एलिमेंट की पावर थी। यह देखकर अब जो बिल्ली होती है अपने सर को पकड़ते हुए मिंग से बोलती है आखिर तुम इतनी ज्यादा उत्साहित क्यों हो रही हो। तभी मिंग बताती है कि जिसके पास में केवल सिंगल एट्रीब्यूट पावर होती है उसे नॉर्मल पर्सन कहा जाता है और जिसके पास में 2 एट्रीब्यूट की पावर होती है उसे टैलेंटेड और जिसके पास में 3 एट्रीब्यूट की पावर होती है उसे गॉड गिफ्टेड कहा जाता है जो कि लाखों में से केवल एक ही लड़के के पास होता है। और अगर किनन की बात की जाए तो इसके पास में तो 5 एलिमेंट की पावर है तो इसके जैसे टैलेंट को शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता है। यह सुनकर अब जो बिल्ली होती है वो मिंग से कहती है ये लड़का बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत है, मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रह पाएगा। यह सब सुन मिंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और वो कंफ्यूज होते हुए बोलती है क्या वो मरने वाला है। यह सुनकर बिल्ली उसे बताती है कि उसके पास में 5 एलिमेंट की पावर है, अगर किसी को पता लगा कि उसके पास में 5 एलिमेंट की पावर है तो वो उसे मार देगा और उसके अंदर की 5 एलिमेंट की जो पावर है उसे निकाल लेगा। तभी मिंग कैट को उठाते हुए बोलती है ठीक है तुमने मुझे इस चीज को सही टाइम पर बता दिया है तो चलो हम जल्दी से वापस लौटते हैं ताकि हान को इसके बारे में बता सके। और साथ ही हम देखते हैं कि वो फायर सेट के पास में वापस आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल्स एक बड़े से ग्राउंड में जमा हो चुके होते हैं। सबके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और एक्साइटमेंट का मिक्सचर था। हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि इतना खतरनाक बीस्ट ट्रायल का विनर कौन बनता है। तभी वहाँ पर एक एल्डर आते हैं जिनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वो स्टेज पर आते हैं और अपनी भारी आवाज में बोलने शुरू कर देते हैं
हैं और बोलते हैं कि चूंकि बीस्ट ट्रायल अब समाप्त हो चुका है तो अब समय आ गया है तुम्हारे रिजल्ट को अनाउंस करने का। और एल्डर की इतना कहते ही पूरी भीड़ में एक शांति छा जाती है। हम हान और मिंग को देखते हैं। हान अपने मन ही मन सोच रही थी कीनन की जो करंट स्ट्रेंथ है उसे देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि उसकी रैंक टॉप पर होगी। उसने अकेले ही इतने सारे बीस्ट को जो मारा है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि एल्डर रिजल्ट अनाउंस करना शुरू कर देता है। वो चिल्लाकर बोलता है इस टाइम में फर्स्ट पोजीशन पर आई है लाओ की टीम। इसके बाद वो दूसरी टीम का नाम लेते हैं और फिर धीरे धीरे कर सभी की टीमों के नाम अनाउंस करने लगते हैं। और दोस्तों मजे की बात ये होती है कि ये वही टीम थी जिसने हमारे किनन के ऊपर अटैक किया था। और एल्डर की बात सुनते हैं वो दोनों बंदे जिसने किनन के टाइगर को छीनने की कोशिश की थी हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है ये क्या बकवास चल रही है, हमारी रैंक इतनी हाई कैसे हो सकती है। किनन ने तो उस टाइगर को हमसे छीना था लेकिन फिर भी उसका नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, जरूर कोई गड़बड़ है। उसके साथ खड़ी लड़की भी हैरान होते हुए बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो, किनन की पावर हम सबसे कहीं ज्यादा थी। उसने अकेले हम तीनों को धूल चटा दी थी लेकिन फिर भी उसका नाम लिस्ट में नहीं है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। तभी हम किनन को देखते हैं जो ये सोच रहा होता है कि मैंने तो 100 से भी ज्यादा बीस्ट को मारा था और तो और एक खूंखार थर्ड लेवल के टाइगर को भी अकेले ही ढेर किया था, लेकिन फिर भी मेरा नाम टॉप 100 में भी नहीं है। यहाँ जरूर कुछ न कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। किनन यह सब सोच ही रहा होता है कि वो एल्डर जिसने टीम के रैंक को अनाउंस किया था आगे बढ़ता है और बोलता है तो मैंने उन सभी टीमों के नाम बता दिए हैं जो इस बार के टूर्नामेंट को जीती थी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे प्राइज के बारे में बताता हूँ। पूरी भीड़ एक बार के लिए एक्साइटेड हो जाती है। एल्डर आगे कहता है तुम्हें रिवार्ड में एक गोल्डन रैंक की स्किल बुक मिलेगी जिसके अंदर मार्शल आर्ट की टॉप टेक्निक्स है। इसके साथ ही तुम्हें 3 फायर स्पीड पिल्स और 10 लिंक युवान एलेक्सर भी मिलेंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा एमसी किनन का नाम अभी तक टॉप 10 में भी नहीं आया है। टॉप 10 भी तो छोड़ो, यहाँ तक रैंकिंग लिस्ट में ही नहीं आया है और यहाँ इतने बड़े रिवार्ड्स को बांटे जा रहे हैं। इन प्राइस के बारे में सुनकर वहाँ खड़े सारे डिसाइपल्स के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सब चिल्लाने लगते हैं क्या गोल्डन रैंक की मार्शल आर्ट स्किल, मैंने तो आज से पहले कभी भी ऐसी स्किल के बारे में नहीं सुना था, ये तो सिर्फ लेजेंड्स में ही सुनने को मिलती थी। दूसरा डिसाइपल बोलता है और साथ ही में फायर स्पीड पिल्स भी, अगर कोई उन्हें खा लेता है तो उनकी पावर 3 गुना तक बढ़ जाएगी। ये तो अनबिलीवेबल है। वहाँ खड़ा हुआ हर कोई इंसान शौक में था। तभी हम किनन के मास्टर को देखते हैं जो आने के बाद किनन से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी डिवाइन सोल टेक्निक दूसरी टेक्निक को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। ये सुनकर किनन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो शौक होते हुए कहते हैं मास्टर ये बात तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई। उसके मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं बेवकूफ बच्चे, क्या इससे पहले कभी भी डिवाइन सोल टेक्निक का जिक्र भी हुआ था? अभी यहाँ पर गोल्डन रैंक की स्किल की बात चल रही है तो मैंने तुम्हें बता दिया। ये सब जानकर किनन की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो मुस्कुराते हुए अपने मास्टर से कहता है मास्टर मुझे याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किनन को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर दूसरी तरफ खड़े हुए लुजई का तो गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है। वो अपने मन ही मन सोचता है इस कमीने को तो देखो, इसका नाम लिस्ट में भी नहीं आया फिर भी इसके चेहरे पर हंसी आ रही है। बहुत ही जल्दी मैं इसके चेहरे की ये हंसी छीन लूंगा। ये सब सोचकर लुजी उस एल्डर को इशारा करता है जो रैंक को अनाउंस कर रहा था। इशारा मिलते ही वो एल्डर आगे बढ़ता है और एक और अनाउंसमेंट करता है। इस टाइम में 300 लोगों ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है, बाकी 700 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, इसीलिए वो अब अपने घर वापस जा सकते हैं। ये सुनते ही वहाँ खड़े डिसाइपल्स की तो पैर तले जमीन ही खिसक जाती है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं क्या बकवास है, इन्होंने हमें इस रूल के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? ये बिना बताए ऐसे कैसे 700 लोगों को एलिमिनेट कर सकते हैं? दूसरा वाला डिसाइपल गुस्से में बोलता है अगर कोई ऐसा रूल था तो इन्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए। ये तो सरासर नाइंसाफी है। पूरा ग्राउंड गुस्से और कंफ्यूज से भरा होता है। तभी किन्नर भीड़ को चीरता हुआ आगे आता है और उस एल्डर से सीधे सीधे पूछता है एल्डर शायद आप मेरा नाम लेना भूल गए हैं। मैंने 100 से भी ज्यादा बीस्ट को मारा था और साथ ही में थर्ड लेवल के टाइगर को भी, लेकिन आपने तो टॉप 300 में भी मेरा नाम नहीं लिया। उसकी बातें सुनकर एल्डर एक अजीब सा मुस्कान के साथ कहता है अरे मैं तो तुम्हारे ही बारे में बात करने वाला था, अच्छा हुआ तुम खुद ही सामने आ गए। तो चलो मैं अब सबके सामने अनाउंस करता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। एल्डर अपनी आवाज को और भी ऊंचा करता है और पूरे ग्राउंड में चिल्लाकर बोलता है किन्नन मुझे पता चला है कि तुमने इस बीस्ट ट्रायल में चीटिंग की है। तुमने सभी बीस्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए एक खास ट्रिक का इस्तेमाल किया था ताकि सारे बीस्ट तुम्हारी ही तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और तुम आसानी से उन्हें मार सको। और क्योंकि तुमने इस ट्रायल को जीतने के लिए ऐसी घटिया चीटिंग का सहारा लिया है इसीलिए तुम्हें इस बीस्ट ट्रायल से एलिमिनेट कर दिया जाता है। एल्डर के ये सब सुनते ही पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक से डिसाइपल के बीच में कानाफूसी शुरू होने लगती है। एक डिसाइपल बोलता है ओ तो अब समझ आया है कि सारे बीस्ट एक तरफ ही क्यों भागे जा रहे थे। इसका मतलब किन्नन ने ही उन सबको अपनी तरफ अटैक किया था। चारों तरफ से किन्नन
किन्नन को अब सबकी नजरों से देखा जाने लगा था। लेकिन तभी हान भीड़ में से आगे आती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, ये बकवास है, ऐसी कोई रूल नहीं है कि हम ट्रायल के अंदर किसी ड्रग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम इस तरह का झूठा इल्जाम किन्नन पर नहीं लगा सकते। हाउ की बातें सुनकर लुओ जाई, जो ये सब ड्रामा बड़े मजे से देख रहा था, हंसने लगता है और वो हान से कहता है, हान तुम अब इसे नहीं बचा पाओगे। जब खुद एल्डर ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि किन्नन ने चीटिंग की है तो अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हान हार मानने वालों में से नहीं थी। वो सीधे एल्डर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आप कह रहे हैं कि किन्नन ने चीटिंग की है तो सबूत दिखाइए। बिना सबूत के आप किसी पर भी ऐसी इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। हाउ की हिम्मत देखकर बाकी सारे डिसाइपल्स भी चिल्लाने लगते हैं, हाँ हमें सबूत चाहिए, बिना सबूत के हम नहीं मानेंगे और एविडेंस दिखाओ। भीड़ का गुस्सा देखकर एल्डर थोड़ा घबराने लगता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोलता है, मुझे इस बारे में यानजी ने बताया है, जो इस बार के ट्रायल पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने खुद मुझे बताया है कि किन्नन ने ड्रग का इस्तेमाल किया है। अगर तुम्हें इस बारे में पूछना है तो तुम इनर गेट में जाकर यानजी से पूछ सकते हो। इनर गेट का नाम सुनते ही सारे डिसाइपल्स की तो सिटी मिट्टी गुम हो जाती है। सब आपस में फुसफुसाने लगते हैं, क्या इनर गेट? मैं तो वहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ, इस बारे में भूल ही जाओ। सब डर के मारे पीछे हट जाते हैं, लेकिन हाउ वहीं डटी रहती है। वो गुस्से में कहती है, अगर जज यानजी ने ये बात बताया है तो मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ, चाहे इसके लिए मुझे इनर गेट में ही क्यों न जाना पड़े। लेकिन जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हाउ का डिटर्मिनेशन देखकर एल्डर के पसीने छूटने लगते हैं। वो घबराते हुए लुओ जाई की तरफ देखने लगता है। तभी एक और सीनियर डिसाइपल, जो शायद लुओ जाई का ही आदमी था, सामने आता है और हान से कहता है, हान तुम इस तरह से यानजी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती। वो इनर गेट के एल्डर है। मुझे नहीं लगता है कि उनकी किन्नन जैसे एक मामूली डिसाइपल से कोई पर्सनली दुश्मनी होगी, और नहीं वो इतने छोटे से मामले के लिए कोई अफवाह फैलाएंगे। अगर तुम फिर भी उन पर शक कर रही हो तो ये एक तरह से अपने मास्टर की बेइज्जती करने जैसी होगी। अगर तुम्हें अपने मास्टर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तो तुम जा सकती हो। ये सुनकर हान एक पल के लिए तो चुप ही हो जाती है, वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। लेकिन तभी किन्नन का मास्टर जिनजिया भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, इसमें मास्टर की कैसी इंसल्ट। मुझे लगता है कि अगर हमें सच जानना है तो हमें वहाँ जाना ही चाहिए। जिनजिया के साथ लुओ जाई के मास्टर भी आ जाते हैं और कहते हैं, जिनजिया तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम ये मत कहना कि अपने चीटर डिसाइपल को बचाना चाहते हो। उसने सरेआम चीटिंग की है और अब उसे एलिमिनेट होने से कोई नहीं बचा सकता। जिनजिया गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे जो करना है उसे मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपने डिसाइपल्स के साथ अन्याय कभी भी नहीं होने दूंगा। माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका था। दोनों मास्टर्स के बीच बहस चल ही रही थी। तभी किन्नन खुद सामने आ जाता है और वो अपने मास्टर से कहता है, एल्डर ये मेरा मैटर है, मैं इसे खुद निपट लूंगा, आपके इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर किन्नन उस एल्डर की तरफ मुड़ता है और एक ठंडी आवाज में कहता है, मैंने सुना था कि फायर सेक्ट इस इलाके का सबसे बड़ा और इज्जतदार सेक्ट है, लेकिन आज इसे देखकर मुझे पता लग गया कि ये तो सबसे छोटा और घटिया सेक्ट है, जहाँ डिसाइपल्स पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाया जाता है ताकि वो अपने पसंदीदा लोगों को आगे बढ़ा सके। इतना कहते ही किन्नन सेक्ट का टोकन निकालता है और जमीन पर फेंक देता है और वो फेंकते हुए चिल्लाकर बोलता है, मुझे ऐसे सेक्ट में रहने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आज से इस फायर से को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि ये सेक्ट मेरे लायक नहीं है। किन्नन को वहाँ से जाते हुए देखकर हान बहुत ही उदास हो जाती है। वो जानती थी कि किन्नन के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। दूसरी तरफ किन्नन को उस गोल्डन रिंग की बुक के हाथ से चले जाने के कारण दुख हो रहा था और उसे जाते हुए देखकर लुओ जी अपने दोनों गुंडों के पास बुलाता है और कहता है, सुनो, जैसे ही ये किन्नन सेक्ट के बाहर जाएगा तुम दोनों इसे खत्म कर देना। उनमें से एक गुंडा सातिर मुस्कान के साथ कहता है, अब चिंता मत कीजिए बॉस, आज ये जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। दूसरी तरफ हम नीन और उसके मास्टर को देखते हैं, जो दूर से ये सब देख रहे होते हैं। किन्नन को सेक्ट छोड़कर जाता हुआ देखकर नीन उदास हो जाती है और अपने मास्टर से कहती है, क्या किन्नन सच में फायर सेक्ट को छोड़कर जा रहा है? वो अपने मास्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, मास्टर प्लीज किन्नन की जाकर मदद कीजिए, मैं जानती हूँ कि उसके साथ गलत हुआ है, वो ऐसा इंसान नहीं है, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया था। उसकी बात सुनकर मास्टर, जो एक इनर गेट के एल्डर थे, कहते हैं, मैं इनर गेट का एक एल्डर हूँ और मैं आउटर सेक्ट के मामले में इस तरह से दखल नहीं दे सकता। यह सुनकर नीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गुस्से और निराशा में बोलती है, ठीक है, अगर आप उसकी मदद नहीं करोगे तो मैं भी आज के बाद कोई कल्टीवेशन नहीं करूंगी और मैं भी ये सेक्ट छोड़कर चली जाऊंगी। अपनी होनहार स्टूडेंट की ये बात सुनकर मास्टर एक पल के लिए तो सोच में पड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, मैं इस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे इससे एक प्रॉमिस लेना होगा कि ये इसके बाद अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देगी ताकि ये जल्दी ब्रेक थ्रू कर सके। ये सोचकर मास्टर नीन से कहते हैं, ठीक है, मैं उस बच्चे की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करोगे और किसी फालतू चीज पर ध्यान नहीं दोगे। ये सुनकर नीन तुरंत तैयार हो जाती है। उसके मास्टर कहते हैं, ठीक है, अब ये
मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना कहकर वो किन्नन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। वो किन्नन के पास पहुंचकर उसे आवाज देते हैं, किन्नन वहीं रुक जाओ। अपने पीछे से आती हुई एक पावरफुल आवाज और उसकी ऑरा को महसूस करके किन्नन भी शॉक हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है ये इंसान बहुत ही पावरफुल है, मैं सिर्फ इसकी ऑरा से ही इतना ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहा हूँ। जैसे ही बाकी एल्डर्स नील के मास्टर को वहां देखते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सब हैरान होकर बोलते हैं ये तो इनर गेट के एल्डर हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इतना बोलकर वहां मौजूद सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स नील के मास्टर के सामने झुक जाते हैं, लेकिन किन्नन अपनी जगह पर अकड़ कर खड़ा रहता है। वो मास्टर से कहता है मैंने पहले ही सेक्ट छोड़ दिया है, इसीलिए अब आप मेरे एल्डर नहीं हो, तो मैं आपके सामने झुकी या ना झुकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किन्नन के ये एटीट्यूड देखकर मास्टर जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं बच्चे तुम सच में एक काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हो। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ में फायर सेक्टर में वापस चलोगे। एक इनर गेट के एल्डर से ये सब सुनकर किन्नन भी हैरान रह जाता है। वो उस एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है ठीक है एल्डर, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद नील का मास्टर किन्नन को लेकर उस एल्डर के सामने आ जाता है जिसने किन्नन पर इल्जाम लगाया था। वो उससे सीधे सीधे पूछता है ठीक है अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि किन्नन ने चीटिंग की है। वो एल्डर डर के मारे कांपने लगता है और कहता है नहीं एल्डर, मुझे तो बस जज यानजी ने इस बारे में बताया था तो मैंने भी उस बात को अनाउंस कर दिया। इनर गेट का मास्टर गुस्से में कहता है ठीक है तो फिर उन दोनों जजों को भी बुलाओ, मैं पर्सनली इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। और पर्सनली इन्वेस्टिगेशन का नाम सुनते ही उस एल्डर और लुओजई की तो हालत ही खराब हो जाती है। लुओजई मन ही मन सोचता है ये इनर गेट का एल्डर पर्सनली इस मामले को इन्वेस्टिगेट क्यों करने लगा है, अब मैं क्या करूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों जज जिनमें से एक यानजी था वो वहां पर आ चुका था और निंग का मास्टर उन दोनों से पूछता है आज की ट्रायल में तुम दोनों की ड्यूटी थी। वो दोनों डरते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं। मास्टर अपनी आवाज में और ज्यादा गंभीरता लाते हुए कहते हैं ठीक है अब मुझे किन्नन के बारे में जो कुछ भी हुआ है वहां पर बताओ, सब कुछ सच सच बताना और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को ही यहाँ पर खत्म कर दूंगा। मास्टर की धमकी सुनकर यानजी की तो हालत ही पतली हो जाती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी बात इधर उधर करते हुए कहता है एल्डर किन्नन ने वहां पर एक खास तरह के मेडिसिन का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से सारे बिस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। अगर उनकी संख्या की बात की जाए तो वो कम से कम 100 थे। किन्नन ने उस सभी को अकेले ही मार दिया था, इसीलिए वो इस ट्रायल में फर्स्ट आया था। दूसरी जज भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है हाँ एल्डर, इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो पूरी तरीके से सच है, इस बात पर मैं भी अपनी जान की बाजी लगा सकती हूँ। ये सुनकर निंग के मास्टर को उन पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमने इस आधार पर ये कैसे बोल दिया कि किन्नन ने चीटिंग की है, क्योंकि हमारे फायर सेक्ट में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि हम किसी भी तरह के ड्रग या मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कंपटीशन के अंदर। ये सुनते ही यानजी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत ही पलटी मारते हुए कहता है एल्डर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि उसे एलिमिनेट कर दिया जाए, यह सब कुछ इन लोगों ने खुद किया है, मेरा काम तो बस हर चीज को मेंशन करना था। यानजी को ऐसे पलटता हुआ देखकर लुओजई मन ही मन उसे गालियां देता है और बोलता है ये बेवकूफ किसी भी काम के नहीं है, मैंने इन्हें पैसे दिए थे फिर भी इन्होंने सारी सच्चाई उगल दी। वो ये सोच ही रहा होता है कि निन का मास्टर उस आउटर सेक्ट के एल्डर से पूछता है ठीक है अब मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि आखिर तुमने किन्नन को चीटर क्यों बोला। वो एल्डर डर के मारे हकलाते हुए कहता है एल्डर, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि वो ड्रग्स काफी खतरनाक हो सकते हैं और उनका असर दूसरों पर भी पड़ सकता है। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी डिसाइपल को कोई भी नुकसान हो, इसीलिए मैंने किन्नन को एलिमिनेट कर दिया था। ये बचकाना बहाना सुनकर निंग का मास्टर किन्नन की तरफ मुड़ता है और कहता है किन्नन, क्या तुम उस मेडिसिन के बारे में मुझे बता सकते हो जिसका तुमने वहां पर इस्तेमाल किया था। किन्नन अपनी जेब से एक पिल निकालता है और कहता है हाँ ये रही वो मेडिसिन, इसे मैंने खुद रिफाइन किया था। मास्टर उस पिल को अपने हाथ में ले लेता है और जैसे ही वो उसे चेक करता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। वो शौक होते हुए बोलता है ये तो 5 लेवल की पिल है। मास्टर मन ही मन सोचता है हे भगवान, ये लड़का तो एक लेवल 5 का एल्केमिस्ट है और ये बेवकूफ एल्डर इतने बड़े टैलेंट को सेक्ट के बाहर निकाल रहा था। और इतना सोचने के बाद निंग का मास्टर गुस्से में उस एल्डर की तरफ देखता है और चिल्लाता है तुम पर शर्म आती है मुझे, तुम इतने नाकाबिल हो कि अपने डिसाइपल के टैलेंट को भी नहीं पहचान सकते हो। तुम एक ऐसे टैलेंट को सेक्ट के बाहर निकालने वाले थे जो कि लेवल 5 का एल्केमिस्ट है, जो कि लेवल 5 के पिल को रिफाइन कर सकता है। और अगर इस पिल का इस्तेमाल करके किन्नन ने सभी बिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी की है तो उनसे फाइट भी तो उसी ने ही की होगी, उन सभी को खत्म भी तो उसी ने ही किया होगा। तुम्हें तो किन्नन के इस टैलेंट की तारीफ करनी चाहिए, ना कि सेक्ट से निकालना चाहिए। मास्टर की ये रौद्र रूप देखकर वो एल्डर डर के मारे निन के मास्टर के कदमों पर गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। उसकी ऐसी हालत देखकर लुओजई और भी ज्यादा घबराने लगता है। वो मन ही मन सोचता है मेरा प्लान तो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है,
लेकिन तभी उसका एक और साथी हाउ जी सामने आता है और एक नया पैंतरा फेंकता है। वो चिल्लाकर बोलता है, एल्डर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। किनन ने इस ट्रायल के दौरान 2 डिसाइपल्स को मारा है। ये सुनते ही उस तिकड़ी का तीसरा बंदा भी सामने आ जाता है और झूठे आंसू बहाते हुए कहता है, हाँ एल्डर, किनन ने मेरे दोनों साथियों को मार दिया। ये बहुत ही क्रूर पर्सन है। हमने इसे माफी भी मांगी लेकिन फिर भी इसने हमें नहीं छोड़ा। ये एक बहुत ही बड़ा इल्जाम था। नीन का मास्टर किनन की तरफ देखता है और पूछता है, किनन क्या सच में तुमने वहाँ पर उन दोनों को मारा है? किनन शांति से जवाब देता है, मैंने वहाँ पर किसी को भी बिना वजह नहीं मारा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। इन तीनों ने ही पहले मेरे ऊपर अटैक किया था। मैंने बस अपनी प्रोटेक्शन की है। इन लोगों ने पहले मुझे जहर दिया और जब मैंने इन लोगों से एंटीडोट मांगा तो इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। तो वहाँ मुझे खुद को बचाने के लिए उन दोनों को मारना पड़ा। ये सुनते ही हाउजी चिल्लाता है, सबने सुन लिया। किनन ने खुद कबूल कर लिया है कि उसने 2 डिसाइपल को मारा है और ये रूल है कि बिग ट्रायल में कोई भी डिसाइपल दूसरे डिसाइपल को नहीं मार सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे भी वहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। लुओजी और उसके साथी भी चिल्लाने लगते हैं, हाँ इसे खत्म कर देना चाहिए, इसने हमारे साथियों को मारा है। माहौल एक बार फिर से किनन के खिलाफ हो जाता है। किनन भी समझ जाता है कि ये लोग उसे फंसा कर ही रहेंगे। वो अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और कहता है, ठीक है, जिसे भी मेरे साथ फाइट करनी है वो सामने आ सकता है। लेकिन तभी हाउ एक बार फिर से सामने आती है और मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे किनन पर यकीन है कि वो ऐसे ही किसी को नहीं मार सकता, प्लीज सही जजमेंट लीजिए। हाउ को बार बार अपने रास्ते में आता हुआ देखकर लुओ जई को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये लोग इतने बेशर्म होंगे। लगता है कि अब इन लोगों को अपना असली चेहरा दिखाना होगा। तभी मिंग जो अब तक चुपचाप खड़ी थी वो आगे आती है और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहती है, तुम लोग अपनी झूठी कहानियों से हमारे सेक्ट की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरे पास एक सबूत है जो ये सब साबित कर देगा कि किनन ने वहाँ पर किसी को भी नहीं मारा है। इतना बोलकर मिंग अपनी छोटी सी बिल्ली की तरफ देखती है और कहती है, लिटिल कैट, लगता है कि इन लोगों को अब सच दिखाने का टाइम आ चुका है। वो बिल्ली इंसानों की तरह उबासी लेते हुए बोलती है, सच में ये ह्यूमंस किसी काम के नहीं है। और इतना बोलते ही दोस्तों वो छोटी सी बिल्ली एक झटके में अपने विशालकाय रूप में आ जाती है। उसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और फिर से वो बिल्ली अपने मुंह से उन दोनों डिसाइपल्स को बाहर उगल देती है जिन्हें सब मरा हुआ समझ रहे थे। वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या हम अभी भी जिंदा हैं? उन दोनों को जिंदा देखकर लुओजी, हाउजी और उनके साथी की तो दुनिया हिल जाती है। उनके चेहरे देखने के लायक थे, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तभी मिंग उन दोनों से पूछती है, बताओ वहाँ क्या हुआ था? वो दोनों डरते हुए मास्टर के सामने झुकते हैं और कहते हैं, एल्डर, हम दोनों को उस बिस्ट ने निगल लिया था। उसके बाद बस सब कुछ अंधेरा अंधेरा ही था। हमें नहीं पता है कि उसके बाद क्या हुआ। अब सारा सच शीशे के सामने साफ हो चुका था। नीन के मास्टर को जज यांजी पर भयानक गुस्सा आता है। वो उसे चिल्लाकर पूछते हैं, तुम्हें जज किसने बनाया? क्या तुम्हें वो स्पेशल आई इसलिए नहीं दी गई थी कि तुम सब कुछ सच सच देख सको? फिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? ये सुनकर यांजी मास्टर के कदमों पर गिर जाता है और वो गिड़गिड़ाने लगता है, एल्डर, मुझसे गलती हो गई है। मैं अपनी पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। मास्टर गुस्से में कहता है, यांजी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए तुम्हें आज जज की पोजीशन से हटाया जाता है। अब से तुम बस एक नॉर्मल डिसाइपल हो। अपनी पोजीशन के छीन जाने के बाद यांजी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ और ये सब इन लोगों के कारण हुआ है। मैं इन लोगों को इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। अगर मैं यहाँ फंस रहा हूँ तो मैं इन्हें भी अपने साथ लेकर डूबूंगा। यांजू को ऐसे गुस्से में देखकर आउटर सेक्ट के एल्डर और लुओ जई समझ जाते हैं कि अब उन दोनों की भी खैर नहीं है। तभी यांजी लिंग के मास्टर से कहता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरा किसी और ने भी साथ दिया है। उसकी ये बात सुनकर मास्टर की आंखों में एक उत्सुकता आ जाती है। वो कहते हैं, ठीक है, फिर मुझे बताओ कि इसमें से किस किस ने तुम्हारा साथ दिया है। और दोस्तों यांजी के इतना कहते ही हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।